अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में इंग्लैंड के भूतिया महल कैंटरविल की एक पुरअसरार कहानी। कैंटरविल के बारे में आमतौर पर मशहूर था कि इसमें भूतों का बसेरा है। ये महल इंग्लिस्तान के एक नवाब लॉर्ड कैंटरविल का था। उनको इस महल में ऐसी भयानक परछाइयाँ दिखाई दी थीं कि वो खौफजदा हो गए और उन्होंने तय कर लिया कि इसको फ़रोख्त कर देंगे। चुनाचे एक अमरीकी वज़ीर मिस्टर ओट्स से उसकी फ़रोख्त की बात पक्की हो गई। लॉर्ड कैंटरविल थे बड़े शरीफ आदमी। उन्होंने सोचा कि महल ख़रीदने वाले को भी उसके हालात से आगाह कर दिया जाए ताकि बाद में कोई शिकायत ना हो। जब उनके और मिस्टर ओट्स के दरमियान कीमत का मामला तय होने लगा तो उन्होंने मिस्टर ओट्स से कहा, आपको ये बताना ज़रूरी ख्याल करता हूँ कि मैं इस महल को क्यों बेच रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि इसमें एक भूत रहता है। मैं भूत प्रीत का कायल तो ना था, लेकिन क्या करूँ कि उसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरी नज़रें तो चले धोखा खा सकती थीं, लेकिन घर के सभी लोग तो धोखा नहीं खा सकते। मेरी बहन के साथ जो वाक़या पेश आया उसे सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लिबास तब्दील करने जा रही थी कि किसी ने पीछे से आकर उसके कंधों पर हाथ रख दिया। वो बेचारी इस कदर खौफजदा हो गई कि उसकी घिघी बन गई। इस वाक़ये के बाद हमारे घर से एक एक करके तमाम नौकर भागने लगे। मेरी बीवी की ये हालत हो गई कि वो गरीब रातों को मारे डर के सो भी ना सकती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई राहदारी में चल फिर रहा है। रातों को कमरों से कदमों की चाप सुनाई देती थी। आखिर मेरे पास इसके सिवा कोई चारा ना रहा कि इस महल से निजात हासिल कर लूं। मिस्टर ओट्स मुस्कुराते हुए बोले, जनाब, मैं एक रोशन ख्याल मुल्क का बाशिंदा हूँ। हमारे यहाँ भूत प्रीत नाम की कोई चीज़ नहीं। मैंने तय कर लिया है कि इस महल को ज़रूर ख़रीदूँगा। लॉर्ड कैंटरविल ने कहा, क्या वाकई भूतों पर यकीन नहीं रखते? खैर, आप जानें और आपका काम। मुझे तो उसकी मौजूदगी का पक्का यकीन है। और मुझे ही क्या, 3 सदियां बीत गईं जब से इस महल के रहने वालों को भूत की मौजूदगी का इल्म है। भयानक परछाइयाँ और डरावनी आवाज़ें हमेशा यहाँ रहने वालों को सताती हैं। जिसने भी यहाँ रिहाइश इख्तियार की है उसके सर पर मौत का साया मंडलाता रहा है, और जब भी कोई मरा उसके सामने ये भूत ज़रूर खड़ा था। मगर मैंने सुना था कि मरने वाले के सरहाने डॉक्टर खड़ा होता है। आज मालूम हुआ कि भूत भी खड़ा होता है। खैर, आप फिक्र ना करें, मेरे पहुंचते ही भूत यहाँ से भाग खड़ा होगा। मिस्टर ओट्स ने इत्मीनान से जवाब दिया। अगर आपको इत्मीनान है कि भूत आपको परेशान नहीं कर सकता तो फिर भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। बहरहाल पूरी बात बता देना मेरा फ़र्ज़ था। आप शौक़ से महल ख़रीद लें। लॉर्ड कैंटरविल ने उसको जवाब दिया। चंद हफ्तों के अंदर अंदर मिस्टर ओट्स अपने ख़ानदान के हमरा उस महल में आ गए। उनके ख़ानदान में उनके अलावा उनकी बीवी, एक बेटा, एक लड़की वर्जीनिया और 2 छोटे छोटे जुड़वां बेटे थे। इस तरह कुल मिलाकर 6 अफराद कुंबे में शामिल थे। उनकी बीवी न्यूयॉर्क शहर की रहने वाली थी। बेटी वर्जीनिया की उम्र कोई 15 साल की होगी। बड़े लड़के का नाम वॉशिंगटन था और सब बच्चों में यही बड़ा था। महल रेलवे स्टेशन से 7 मील के फासले पर था, इसलिए मिस्टर ओट्स ने रवानगी से कबल तार दे दिया था ताकि स्टेशन पर पहुंचते ही कोई गाड़ी मिल जाए और वो आसानी से महल पहुंच जाए। जब ये लोग स्टेशन पहुंचे तो घोड़ा गाड़ी तैयार थी। सब उसमें बैठकर महल की तरफ रवाना हुए। शाम का वक्त था। मौसम बहुत खुशगवार था। नीला आसमान आंखों को सरूर बख्श रहा था। घोड़ा गाड़ी थोड़ी ही दूर चली होगी कि आसमान पर स्याह रंग की चिड़ियों के झुंड मंडलाने लगे। उनकी तादाद इतनी थी कि तारीकी फैल गई। थोड़ी देर में बूंदाबांदी शुरू हो गई। ये पता ही ना चल सका कि बादल कब आए, क्यों कर चिड़ियों की वजह से आसमान बिल्कुल छुप गया। उसी हल्की हल्की बारिश में घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ती रही। जब ये लोग महल के फाटक पर पहुंचे तो एक बूढ़ी औरत को सीढ़ियों के पास खड़ा पाया। ये महल की मुलाजमा मिसेज अमनी थी। उसने उनका खैर मकदम किया और अपने साथ महल के अंदर ले गई। वो आगे आगे थी और ये लोग उसके पीछे पीछे। उसने उनको एक वसी कमरे में ले जाकर बिठा दिया।
اس کمرے کی لمبائی چوڑائی کے مقابلے میں کافی زیادہ تھی اور سطح کچھ نشیب میں معلوم ہوتی تھی۔ ایک دیوار میں بہت بڑی کھڑکی تھی۔ یہ لوگ خاموشی سے کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ مسز امنی چائے بنانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ چائے لے کر آ گئی تو سب چائے نوشی میں مصروف ہو گئے۔ ابھی چائے کا دور چل ہی رہا تھا کہ مسز اوٹس کی نظر فرش کے ایک سرخ دھبے پر پڑی۔ انہوں نے مسز امنی سے دریافت کیا، اس جگہ کیا چیز گری تھی؟ مسز امنی نے جواب دیا، جی یہ خون ہے۔ مسز اوٹس فوراً بولی، جو کچھ بھی ہے مجھے یہ دھبے اچھے نہیں معلوم ہوتے، اس کو فوراً صاف کرو، میں صاف ستھرا فرش دیکھنا چاہتی ہوں۔ مسز امنی نے کہا، وہ تو درست ہے سرکار، لیکن میری بھی تو سنیے، یہ خون کا دھبا آج کا نہیں ہے، برس ہا برس سے ہے۔ بارہا اس کو صاف کرنے کی کوشش کی گئی لیکن بے سود۔ دراصل آج سے 400 برس پہلے یہاں سر سائمن کینٹرول رہا کرتے تھے۔ انہوں نے اس جگہ اپنی بیوی لیڈی ایلنور کینٹرول کو قتل کر دیا تھا۔ اس کی موت کے بعد وہ 9 برس تک یہاں رہے، پھر ان کو کسی نے زندہ نہ دیکھا۔ البتہ ان کا بھوت ہر وقت یہاں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ مسز امنی ابھی بات مشکل سے ختم کر پائی تھی کہ مسٹر اوٹس اپنی جگہ سے یہ کہتے ہوئے اٹھے، مگر یہ دھبا صاف ہو سکتا ہے، میرے پاس اس کا علاج موجود ہے۔ انہوں نے اپنے سامان میں سے ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا بیت نکالا، اس دھبے پر زور سے رگڑا۔ یہ کام انہوں نے اس قدر تیزی سے کیا کہ بیچاری ملازمہ انہیں روک بھی نہ سکی۔ دھبا واقعی صاف ہو گیا اور وہ فاتحانہ انداز میں بولی، میں نہ کہتا تھا کہ اسے صاف کر دوں گا۔ ابھی ان کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ اچانک بجلی کوندی، کمرے میں روشنی پھیل گئی اور ایسی زوردار گرج ہوئی جس سے سارا محل ہل گیا۔ سب کے سب گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے۔ مسز امنی بولی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس محل میں ایسے ایسے بھیانک منظر دیکھے ہیں کہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بعض راتیں تو ایسی بھی گزری ہیں کہ میں نے پلک تک نہیں جھپکائی۔ مجھے تو ان خوفناک واقعات کے ذکر سے ہی وحشت ہونے لگتی ہے۔ تمام رات بجلی چمکتی رہی، بادل گرجتے رہے، صبح ہوئی اور یہ لوگ ناشتہ کرنے میز پر آئے تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ خون کا دھبا جوں کا توں موجود تھا۔ واشنگٹن بولا، میں نے اس کو صاف کرنے کی لاکھ کوشش کی مگر یہ صاف ہی نہیں ہوتا، یہ بھوت ہی کی کارستانی ہے۔ مسٹر اوٹس نے اپنے بیت سے اس کو پھر صاف کر دیا لیکن دوسرے دن صبح وہ پھر نمودار ہو گیا۔ انہوں نے تیسرے دن اسے صاف کر کے کمرے میں تالا لگا دیا اور چابیاں اپنے ساتھ اوپر کی منزل میں لے گئے۔ انہوں نے تمام کھڑکیاں، دروازے اور روشن دان بھی بند کر دیے اور صبح کا بڑی دلچسپی سے انتظار کرنے لگے۔ اس دن موسم خوشگوار تھا، چنانچہ شام کو تفریح کی ٹھہری۔ سب گھر والے گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر سیر کو نکل گئے۔ رات 9 بجے تک یہ لوگ باہر گھومتے رہے۔ جب بھوک نے ستایا تو گھر یاد آیا۔ کھاتے پیتے رات کے 11 بج گئے۔ اب یہ لوگ سونے کے کمرے میں داخل ہوئے۔ تقریباً 11:30 بجے بتیاں بند ہوئیں اور پھر پتہ نہیں کس وقت ان لوگوں کو نیند آ گئی۔ صرف مسٹر اوٹس ابھی تک جاگ رہے تھے۔ اچانک انہوں نے کمرے کے باہر راہداری میں ایک عجیب و غریب آواز سنی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، گھڑی کی طرف دیکھا، 1 بج رہا تھا۔ سرسراہٹ کی سی آواز برابر آئے جا رہی تھی۔ چند لمحوں میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ انہوں نے جا کر دروازہ کھولا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بھیانک شکل کا ایک بوڑھا آدمی ان کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی داڑھی کے بال برف کی طرح سفید اور کافی لمبے تھے۔ سر کے بال نیچے لٹک رہے تھے، آنکھیں انگارہ سی ہو رہی تھیں اور ہاتھ پیر زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ مسٹر اوٹس نے بوڑھے سے کہا، جناب اگر آپ شور نہ کریں تو بہتر ہوگا، میں آپ کی زنجیروں کے لیے تیل لاتا ہوں، آپ اسے زنجیروں میں لگا لیں، اس طرح شور نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیل کی بوتل راہداری میں رکھ دی اور دروازہ بند کر کے بستر پر دراز ہو گئے۔ کچھ دیر کینٹرول کا بھوت اپنی جگہ چپ چاپ کھڑا رہا، پھر اس نے بوتل زور سے زمین پر دے ماری اور راہداری میں تیز تیز دوڑنے لگا۔ جب وہ راہداری کے دوسرے سرے پر پہنچا تو ایک دروازہ بڑی آہستگی سے کھلا اور کسی نے ایک بڑا سا تکیا اس کے سر پر پھینک مارا۔ بھوت بھاگتا ہوا دیوار میں سے نکل گیا۔ اب مکان میں بالکل سناٹا تھا۔
भूत महल के बाएं जानिब एक छोटे से कमरे में रहता था। राहदारी से भागकर वो सीधा अपने कमरे में पहुंचा और थोड़ी देर बैठकर उन हालात पर गौर करता रहा जो आज पेश आए थे। अब तक किसी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। ये पहला मौका था कि उसे भागना पड़ा था। उसने लॉर्ड कैंटरविल की बहन के बारे में सोचा, जिसको उसने इस कदर खौफजदा कर दिया था कि उसकी जान के लाले पड़ गए थे, और वो 4 लड़कियां जिन्होंने खिड़की में से सिर्फ उसके दांत देख लिए थे तो इतनी सहम गई थीं कि उसी रोज महल छोड़कर चली गई थीं और आज तक फिर इधर का रुख न किया था। एक बूढ़ी औरत ने उसको एक मर्तबा अपनी कुर्सी पर बैठा देख लिया था तो वो कई साल चारपाई पर पड़ी रही थी। उसको तो उस मुलाजिम का भी ख्याल आया जिसने सिर्फ इसलिए पिस्तौल की गोली से खुद को हलाक कर लिया था कि उसने खिड़की पर एक पुरस्सरार सब्ज हाथ देख लिया था। एक एक करके तमाम वाक़यात उसके जहन के पर्दे पर से गुजरने लगे। उसने सोचा, या खुदाया, ये क्या माजरा है? ये अमरीकन कैसे इंसान है जिन्होंने डरना तो कुजा जंजीरों के वास्ते तेल दे दिया और फिर उसके मुंह पर तकिया भी खींच मारा। उस भूत ने तय कर लिया कि वो हार नहीं मानेगा और इन लोगों को ऐसा मजा चखाएगा कि सारी उम्र याद रखेंगे। दूसरे दिन सुबह को जब छोटे बड़े नाश्ते की मेज पर इकट्ठे हुए तो भूत की बातें शुरू हो गई। मिस्टर ओट्स ने रात की बातें सबको सुनाई और फिर इजहार अफसोस करते हुए कहा, पता नहीं वो जंजीरों के लिए तेल लेने पर रजामंद क्यों नहीं हुआ। अगर उसने जंजीरों में तेल ना दिया तो मैं उसकी जंजीरें मांग कर खुद उनमें तेल दूंगा। फिर उन्होंने दोनों जुड़वा भाइयों से कहा, लेकिन तुम दोनों ने यह अच्छा नहीं किया कि उसके सर पर तकिया खींच मारा। दोनों भाई सुनकर खूब हंसे। उस रात के बाद 1 हफ्ते तक भूत का तो कुछ पता न चला। अलबत्ता फर्श पर खून का धब्बा रोज नजर आता था, हालांकि ये लोग उसको रोज साफ कर देते थे। इस सिलसिले में एक ख़ास बात ये भी महसूस की गई कि खून के धब्बे का रंग रोज़ाना बदला हुआ नजर आता था। जब ये लोग भूत की बातें करते और सब दिलचस्पी से उसमें हिस्सा लेते, लेकिन वर्जीनिया खामोश बैठी रहती। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नाम को ना होती थी। हर सुबह खून का धब्बा देखकर उसका चेहरा जर्द पड़ जाता था और एक दिन जब उसने उस धब्बे का रंग सब्ज देखा तो रो पड़ी। एक दिन इतवार की रात को जब ये लोग सोने के लिए अपने अपने बिस्तरों पर दराज हुए तो हॉल में एक दहशतनाक आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ सुनते ही दरवाज़ा खोलकर सीने से नीचे उतर गए। हॉल में पहुंचकर देखा कि एक बहुत बड़ी जर्रा बख्तर पत्थर के फर्श पर पड़ी है और कैंटरविल का भूत एक ऊंची सी कुर्सी पर बैठा है। मिस्टर ओट्स ने झट अपना पिस्तौल निकाल लिया और भूत से कहा कि वो फौरन दोनों हाथ ऊपर उठा ले। भूत ने जोर की चीख मारी और कमरे की रोशनी गुल करता हुआ तेजी से उनके करीब से गुजर गया। ये लोग घुप अंधेरे में खड़े थे। भूत सीढ़ियों पर चढ़ गया और ऊपर पहुंचकर उसने एक खौफनाक कहकहा लगाया। आवाज की लहरें पूरे हॉल में फैल गईं। कुछ देर तक कहकहा गूंजता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और मिसेस ओट्स नमूदार हुई। उन्होंने आते ही भूत से कहा, मेरे ख्याल में आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, आप उसे इस्तेमाल कीजिए, खुदा ने चाहा तो सेहतयाब हो जाएगी। भूत ने उनको सर से पैर तक गौर से देखा और फिर एक बड़े काले रंग के कुत्ते की शक्ल इख्तियार कर ली। वो उसी शक्ल में आगे बढ़ रहा था कि किसी की आहट पाकर एकदम गायब हो गया और जब दोनों जुड़वा भाई ऊपर पहुंचे तो उन्होंने दीवार पर सब्ज रंग की रोशनी के सिवा कुछ ना देखा। आज भूत बहुत ही रंजीदा था। वो अपने कमरे में एक तरफ सर झुकाकर बैठ गया। इस खानदान को खौफजदा करने के लिए उसने सोचा था कि जर्रे बख्तर पहनकर सबको डरा देगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। ये जर्रे बख्तर उसी की थी और मलिका एलिज़ाबेथ ने उसको बहुत पसंद किया था। आज जब उसने प्रोग्राम के मुताबिक उसको पहना तो वो उसका बोझ ना सहार सका और फर्श पर आ गया। पाँव में चोट भी आ गई, इसलिए उसने जर्रे बख्तर को जमीन पर डाल दिया था। कुछ दिन तक वो शदीद बीमार रहा, मगर इस हालत में भी वो कमरे के फर्श पर खून का धब्बा डालाता था। लेकिन एक रोज अगस्त की 17 तारीख को जुमे के दिन उसने फिर उन लोगों को तंग करने की नीयत की। शाम का वक्त था। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई
और इस जोर का झक्कड़ चला कि दरवाजे और खिड़कियां धड़ाधड़ खुलने और बंद होने लगे। भूत ने ये मौका गनीमत जाना। उसका मंसूबा ये था कि सबसे पहले वो वॉशिंगटन के कमरे में दाखिल होगा और उसके बिस्तर के पास डरावनी आवाज़ें निकालेगा, चारपाई के पाए उठा उठा कर पटकेगा, फिर हल्की हल्की मौसीकी की तान में अपने गले पर 3 मरतबा छुरी फेरेगा। यहाँ से वो मिस्टर ओट्स और उनकी बीवी के कमरे में जाएगा और मिसेस ओट्स की पेशानी पर अपना ठंडा हाथ रख देगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वर्जीनिया के साथ क्या सलूक किया जाए। फिर वर्जीनिया ने तो उसको सताया भी नहीं, वो बड़ी प्यारी और मासूम सी लड़की थी। इसके अलावा उन दोनों जुड़वा भाइयों से क्यों कर निपटा जाए। उसने सोचा कि उन दोनों के ऊपर चढ़कर बैठ जाना चाहिए। ऐसी हालत में उनको डरावने डरावने ख्वाब दिखाई देंगे। फिर वो उन चारों को एक साथ नजर आएगा, उनके बिस्तरों के पास चक्कर लगाता रहेगा, उनको एक बड़ी सी सब्ज आंख दिखाएगा और उस वक्त तक कह लगाता रहेगा जब तक वो मारे डर के ठंडे ना पड़ जाएं। ये प्रोग्राम बनाकर वो रात का इंतज़ार करने लगा। रात को 10:30 बजे उसे इस तरह की आवाज़ें सुनाई दी जैसे सब लोग सोने जा रहे हैं। दोनों जुड़वा भाइयों के हंसने और बातें करने की आवाज़ें काफ़ी देर तक आती रहीं। तकरीबन 11:15 बजे तक बिल्कुल सन्नाटा छा गया और सब बेखबर सो गए। भूत प्रोग्राम के मुताबिक दीवार पर से नीचे उतरा। उसके चेहरे पर भयानक हंसी फैली हुई थी। वो राहदारी से होता हुआ सीधा वॉशिंगटन के कमरे तक आया, मगर दरवाजे तक पहुंचते ही शिश्तर रह गया। क्या देखता है कि उसके सामने एक और भूत खड़ा है। वो घबरा कर दीवार से टकरा गया और उसने लंबे लंबे हाथों से अपना सफ़ेद चेहरा छुपा लिया। ये नया भूत तो और भी ज्यादा भयानक था। उसका सर साफ था, दाढ़ी मूछें भी गायब थीं, चेहरा गोल मटोल और सफ़ेद था। चेहरे पर हैबतनाक हंसी की वजह से बस दांत ही दांत नजर आ रहे थे और आंखों से शोले निकलते हुए मालूम हो रहे थे। उसके दाहिने हाथ में एक लंबी सी तलवार थी। कैंटरविल का भूत उस खौफनाक भूत को देखकर बुरी तरह सहम गया। उसने पहले कभी कोई भूत ना देखा था। आज पहली मर्तबा देखकर उसके तो होश उड़ गए। वो भागा और इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ अपने कमरे में पहुंच गया। तब कहीं उसकी जान में जान आई। सारी रात उसको नींद ना आई। वो बिस्तर पर पड़े पड़े जागता रहा। मारे खौफ के उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। उसी हालत में सुबह हो गई। वो सीधा उसी मुकाम की तरफ चल दिया जहां उसने रात को दूसरा भूत देखा था। उसने सोचा कि क्यों ना दूसरे भूत से दोस्ती कर ली जाए। 1 से 2 अच्छे होते हैं और दोनों मिलकर इन लोगों से अच्छी तरह निमट सकते हैं। जब ये भूत उस जगह पहुंचा जहां रात उसने दूसरा भूत देखा था तो वहां कुछ और ही आलम था। दूसरा भूत दीवार पर झुका हुआ था। उसकी आंखों से निकलने वाली तेज रोशनी गायब हो चुकी थी। तलवार भी हाथ से छूट चुकी थी। जब कैंटरविल के भूत ने उस भूत का बाजू पकड़ा तो वो धड़ाम से गिर पड़ा। अब वहां ना भूत था ना चुड़ैल। कैंटरविल के भूत के हाथ में एक तकिया था, एक गाजर थी और एक झाड़ू। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कागज भी था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वो समझ गया कि ये उन जुड़वा भाइयों की कारस्तानी है। उन्होंने ही इसे जल दिया है। खैर कोई बात नहीं, इस दफा तो वो बच गए, आइंदा ना बच सकेंगे। 5 रोज तक कैंटरविल का भूत अपने कमरे से बाहर ना निकला। उसने फर्श पर खून का धब्बा डालने की आदत भी तर्क कर दी और तय कर लिया कि अगर मिस्टर ओट्स के कुंबे को खून का धब्बा पसंद नहीं तो आइंदा वो ऐसा नहीं करेगा। अब उसका ये मामूल हो गया था कि हफ्ते में 1 मर्तबा रात के वक्त राहदारी में चक्कर लगाता और हर माह के पहले और तीसरे बुध को मशरकी जानिब की बड़ी खिड़की के पास आता और डरावनी आवाज़ें निकालकर चला जाता। ये सही है कि उसकी ज़िंदगी निहायत नापसंदीदा थी, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता था कि उसने भूत की हैसियत से अपना काम अच्छी तरह नहीं किया। फिर आइंदा 3 हफ्तों तक उसने अपना ये मामूल बना लिया कि रात को 12 बजे से 3 बजे तक राहदारी में गश्त करता, लेकिन किसी किस्म का शोर ना करता था। वो अपने जूते उतार लेता और जंजीरों को भी तेल देता था। तेल की बोतल वो मिस्टर ओट्स के कमरे से उड़ा लाया था। मगर जुड़वा भाइयों को अब भी करार ना था। वो भूत को परेशान करने पर तुले हुए थे।
انہوں نے راہداری میں بہت سا تیل پھیلا دیا اور جگہ جگہ تار باندھ دیے۔ جب کینٹرول کے بھوت نے رات کو راہداری میں ٹہلنا شروع کیا تو چکنے فرش پر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تاروں میں الجھ کر دھڑام سے گر پڑا۔ اس کے داہنے بازو پر سخت چوٹ آئی۔ اب تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس نے سوچا کہ اگلی رات وہ سرکٹے آدمی کے بھیس میں ان کے کمرے میں جائے گا۔ رات کو 11 بجے اس نے اپنی مہم کی تیاری شروع کر دی۔ لباس تبدیل کیا، بڑے بڑے بوٹ پہنے، پستول لیا اور تقریباً 1 بجے دیوار میں سے نکلتا ہوا راہداری میں پہنچ گیا۔ جب وہ اس کمرے کے نزدیک پہنچا جہاں وہ دونوں جڑواں بھائی سویا کرتے تھے تو اس نے دروازہ تھوڑا سا کھلا پایا۔ پہلے تو وہ ٹھٹکا، پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اچانک اس کے اوپر ایک بالٹی پانی کسی نے اوپر سے پھینک دیا۔ بھوت سر سے پاؤں تک بھیگ گیا اور بالٹی اس کے داہنے ہاتھ پر آ کر لگی۔ ٹھیک اسی وقت بڑی چارپائی پر سے ایک زوردار قہقہا بلند ہوا۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ دوسرے روز اس کو بخار ہو گیا، اس لیے وہ بستر پر ہی پڑا رہا۔ وہ تو کہیے وہ اپنے ساتھ اپنا سر نہیں لے گیا تھا، سر ساتھ لے گیا ہوتا تو خدا جانے کیا ہوتا۔ اب بھوت کو اپنی شکست کا احساس ہو چلا تھا۔ اس امریکی خاندان کو پریشان کرنے کی کوئی ترکیب کارگر نہ ہو رہی تھی۔ جب وہ گھر میں چلتا پھرتا تو پوری کوشش کرتا کہ کوئی شور بلند نہ ہو، لیکن جڑواں بھائی اس کو کسی قیمت پر معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ ایک رات وہ ہال میں گھوم پھر رہا تھا۔ ہال میں اس امریکی خاندان کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ ان کو دیکھنے لگا۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ فرش پر خون کا دھبا بالکل ختم ہو گیا یا ابھی باقی ہے کہ دونوں بھائی چپکے سے اس کے قریب پہنچے اور اچانک اس کے کان کے پاس منہ لا کر زور سے چیخے، بو! بھوت دوڑ کر زینے پر چڑھ گیا اور راہداری سے ہوتا ہوا واشنگٹن کے پاس جا پہنچا۔ واشنگٹن پہلے سے ہی پانی بھری پچکاری لیے کھڑا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اس نے پچکاری پانی کی چھوڑ دی۔ اب بھوت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ دیوار میں سے ہو کر بھاگ نکلے۔ اس کے بعد کسی نے اس کو دوبارہ نہ دیکھا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ اس نے محل چھوڑ دیا ہے اور کہیں اور چلا گیا ہے۔ اس خوشی میں مسز اوٹس نے ایک بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کیا۔ یہ پارٹی اتنی شاندار تھی کہ شہر بھر میں اس کا مدتوں چرچا رہا۔ بھوت کی طرف سے مطمئن ہو کر مسٹر اوٹس نے ایک کتاب لکھنی شروع کی۔ جڑواں بھائیوں نے بھی اطمینان کا سانس لیا اور باغ میں کھیلنے کودنے لگے۔ ادھر ورجینیا کا ایک ہم جماعت چھٹیوں کا آخری ہفتہ گزارنے یہاں آ گیا۔ ورجینیا اس کے ساتھ کھیتوں اور باغوں کی سیر کو جانے لگی۔ اس لڑکے کا نام سیسل تھا۔ ایک دن ورجینیا اپنے ہم جماعت کے ساتھ سیر کر کے شام کو واپس آئی تو پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ چاہتی تھی کہ گھر والے اس کو نہ دیکھنے پائیں، مگر جب وہ راہداری میں سے گزر رہی تھی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ایک کمرے میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ رکی اور جھانک کر دیکھا۔ کمرے میں ایک کرسی پر کینٹرول کا بھوت بیٹھا کھڑکی سے باغ کے درختوں کا نظارہ کر رہا تھا۔ پہلے تو ورجینیا نے سوچا کہ بھاگ جائے، لیکن پھر اسے بھوت پر ترس آ گیا۔ اس نے سوچا کہ جا کر اس سے بات تو کی جائے۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی اور بھوت سے بولی، مجھے تمہاری حالت پر بڑا افسوس ہے، لیکن اب تم خوش ہو جاؤ۔ میرے بھائی باہر جا رہے ہیں۔ اگر تم اچھے بھوت ثابت ہوئے تو ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے۔ مجھے اچھا بننے کی تلقین نہ کرو۔ تم اگر یہ چاہتی ہو کہ میں رات کو محل میں ٹہلنا چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے۔ میں صرف اسی وجہ سے یہاں رہ رہا ہوں۔ بھوت نے جواب دیا، اچھا جناب بھوت صاحب، میرا مطلب ہے کہ سر سائمن صاحب، آپ شوق سے جہاں دل چاہے ٹہلیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ کیا آپ کچھ کھانا پسند کریں گے؟ نہیں شکریہ، میں اب کھانے پینے سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ یہ تمہاری بڑی مہربانی ہے کہ تم نے مجھے کھانے کو پوچھا۔ تم اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کے مقابلے اچھی ہو۔ وہ لوگ تو بڑے ظالم ہیں۔ خبردار، میرے عزیزوں کو ظالم نہ کہو، ظالم تم خود ہو۔ کیا تم میرے رنگوں کے ڈبے میں سے رنگ نکال کر خون کا دھبا درست نہیں کرتے رہے؟ تم نے میرے سرخ، سبز اور زرد سبھی رنگ ختم کر دیے۔ بولو، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ میں ابھی پاپا کے پاس جاتی ہوں، ان سے کہوں گی کہ میرے جڑواں بھائیوں کو 1 ہفتے کے لیے اور روک لیں۔ ارے مجھ پر مہربانی کرو مس ورجینیا،
मत जाओ पापा के पास, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। मैं आराम करना चाहता हूँ। अगर वो दोनों भाई रुक गए तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जाओ आराम करो, बत्ती बुझा देना। मैं 300 साल से यूं ही जाग रहा हूँ। 300 साल से मैं सो नहीं सका हूँ वर्जीनिया, और अब मैं काफ़ी थक चुका हूँ। वो बहुत उदास लहजे में बोला। वर्जीनिया उसके नज़दीक गई और उसके बूढ़े चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, बेचारा गरीब भूत, क्या तुम्हारे पास सोने के लिए कोई ठिकाना नहीं है? जंगल के पीछे एक बहुत बड़ा बाग है। वहाँ खूब ऊंची ऊंची घास उगी हुई है और चिड़ियाँ भी चहचहाती रहती हैं। मैं वहाँ सोना चाहता हूँ। तुम्हारा मतलब है मौत का बाग? हाँ, मौत। मौत यकीनन दिलकश होगी। नर्म भूरी जमीन की आगोश, हरे हरे बेल बूटे और पुरसकून खामोशी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या तुम मेरे लिए मौत के दरवाजे खोल सकती हो? क्योंकि तुम्हारा दिल मोहब्बत से भरपूर है और मोहब्बत मौत से ज्यादा ताकतवर होती है। वर्जीनिया का चेहरा जर्द पड़ गया। वो भूत की बातों के जवाब में बस सर हिलाती रही। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है। भूत फिर कहने लगा, क्या तुमने उस कमरे की खिड़की पर लिखी हुई नज्म पढ़ी है जिसमें खून के धब्बों के निशानात हैं? हाँ हाँ, उसमें सिर्फ 6 मिसरे हैं और मुझे अच्छी तरह याद हैं, लेकिन मुझे उनके मायने नहीं मालूम। उनका मतलब ये है कि तुम मेरे लिए खुदा से रो रो कर दुआ करो, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू ही नहीं है। तुम मुझे खुदा से माफ़ी दिलवा दो। तुम नेक दिल लड़की हो। तुम्हारी दुआ से मेरे लिए मौत राहत बन जाएगी। ऐसा करने से तुमको बड़ी डरावनी चीज़ों से साबका पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा बाल बीका ना होगा, क्योंकि तुम्हारी नेकी और मोहब्बत उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा ताकतवर है। वर्जीनिया जाने के लिए मुड़ी। उसने चलते वक्त कहा, मैं फिर किसी और वक्त आऊँगी। अब मेरे दिल में रत्ती बराबर डर नहीं रहा। भूत भी खड़ा हो गया। उसने लड़की का हाथ अपने हाथ में लेकर चूम लिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी हो रही थीं और होंठों से आग निकल रही थी, लेकिन वर्जीनिया जरा भी न डरी। वो तारीक कमरे से होती हुई वापस आ रही थी तो भूत भी उसके साथ साथ था। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवार पर लगी हुई तस्वीरें उसे घूर घूर कर देख रही हैं और पुकार पुकार कर कह रही हैं, लौट जाओ नासमझ लड़की, लौट जाओ। लेकिन वर्जीनिया वापस ना हुई। जब वो कमरे के दूसरे सिरे तक पहुंचे तो भूत ठहर गया और उसने धीमी आवाज में कुछ कहा, लेकिन वर्जीनिया सुन ना सकी। फिर उसने देखा कि दीवार शक हुई और एक ठंडी हवा का झोंका आया। भूत ने जोर से कहा, जल्दी करो वरना बहुत देर हो जाएगी। दूसरे लम्हे दीवार बराबर हो चुकी थी और कमरा खाली पड़ा था। इसके कोई 10 मिनट बाद ओट्स के घर के सब लोग चाय पीने के लिए इकट्ठे हुए। चूंकि वर्जीनिया मौजूद न थी, इसलिए मिसेस ओट्स ने जुड़वां भाइयों को उसे देखने के लिए ऊपर भेजा। वर्जीनिया अक्सर फूल तोड़ने के लिए बागीचे में निकल जाती थी। उसे मेज पर फूल सजाने का बहुत शौक था। इसी वजह से मिसेस ओट्स को अब तक उसकी बाबत कोई तशवीश ना हुई थी। लेकिन जब 6 बज गए और वो वापस ना आई तो उन्हें फिक्र हुई। उन्होंने उसे तलाश करने के लिए लड़कों को दौड़ाया और खुद भी घर का कोना कोना छान मारा, मगर वर्जीनिया कहीं ना मिली। अब तो वो लोग बहुत डरे। मिस्टर ओट्स ने फौरन पुलिस को इत्तला दी और खुद भी घोड़े पर सवार होकर वर्जीनिया की तलाश में निकल गए। वो अभी मुश्किल से 1 मील गए होंगे कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दूसरा घुड़सवार उनका ताकुब कर रहा हो। वो ठहर गए और मुड़कर चारों तरफ देखने लगे। क्या देखते हैं कि वर्जीनिया का हमजमात सीसल सरपट घोड़ा दौड़ाए उनकी तरफ आ रहा है। उसने आते ही कहा, माफ़ कीजिए मिस्टर ओट्स, आपके साथ मैं भी वर्जीनिया को तलाश करूंगा। दोनों घोड़े दौड़ाते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए। रास्ते में जो भी मिलता उससे वर्जीनिया के बारे में पूछते, लेकिन उसका कहीं पता ना चला। 11 बजे दोनों थके हारे वापस हुए। महल के फाटक पर वॉशिंगटन और दोनों जुड़वां भाई उनका इंतजार कर रहे थे। ये लोग भी वर्जीनिया को तलाश कर करके थक चुके थे। जब वो घर में दाखिल हुए तो मिसेस ओट्स ने कहा, इतनी रात गुजर चुकी है, सब जाकर सो जाएं, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। ये लोग बैठक से निकल ही रहे थे कि घड़ियाल ने 12 बजाए। ठीक उसी वक्त एक हैबतनाक गरज से महल के दरो दीवार लरज उठे। जीने से ऊपर की दीवार का एक गोशा गड़गड़ाहट की आवाज के साथ शक हो गया और वर्जीनिया हाथ में एक संदूकचा लिए नमूदार हुई। सब लोग एक साथ उसकी तरफ लपके।
माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने बेटी को दोनों बाजुओं में लेकर जोर से भींच लिया। खुदा का शुक्र है तुम मिल गई, मगर खुदा के लिए आइंदा हमें छोड़कर कहीं ना जाना। पापा, मैं तो भूत के साथ गई थी, भूत अब मर गया। आपको यकीन ना आए तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। वो बड़ा खराब आदमी था, लेकिन अपनी हरकतों पर सख्त शर्मिंदा था। उसने मरने से पहले ये खूबसूरत संदूकचा दिया है। पूरा खानदान उसे टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। किसी के मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकला, बस वर्जीनिया बोले जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उठी, चारों तरफ नज़र दौड़ाई, फिर एक दीवार को हाथों से धकेला तो वहाँ शगाफ हो गया। वो शगाफ से होकर एक राहदारी में चल पड़ी। पूरा कुंबा उसके पीछे पीछे था। राहदारी के खात्मे पर एक बड़ा सा फाटक मिला। वर्जीनिया ने फाटक पर जो ही हाथ रखा वो खुल गया। अब सब एक छोटे से कमरे में थे जिसमें कोई दरवाज़ा न था, बस एक छोटी सी खिड़की थी। दीवार में लोहे का एक कुंडा लगा हुआ था जिसमें कई जंजीरें लटक रही थीं। इन्हीं जंजीरों में एक इंसानी ढांचा फंसा हुआ था। ये कैंटरविल के भूत यानी सर साइमन का ढांचा था। वर्जीनिया ने कहा, खुदा ने इसको माफ़ कर दिया है। जब उसके मुंह से ये जुमला निकला तो सब ने बगौर उसका चेहरा देखा और उन सबको ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा नूर से दमक रहा हो। इस वाक़ये के 4 रोज़ बाद कैंटरविल के लोग सर साइमन को मौत के बाग में ले गए। रात के 11 बजे होंगे कि कैंटरविल के महल से 4 गाड़ियां रवाना हुईं। लॉर्ड कैंटरविल भी हमरा थे। मिस्टर और मिसिस ओट्स वॉशिंगटन दोनों जुड़वा भाई और वर्जीनिया भी इस अनोखे जनाजे के साथ साथ थे। आखिरी गाड़ी में मिसिस अमनी थी। उन्होंने जनाजे को बाग के गोशे में बूढ़े दरख्त के साए के तले कब्र में उतारा और आखिरी रसूम अदा की। वर्जीनिया ने कब्र को फूलों से ढांप दिया। जब वो पूरी अकीदत से कब्र पर फूल चढ़ा रही थी तो आसमान पर 14वीं का चांद जगमगा रहा था और परिंदे चहचहा रहे थे। दूसरी सुबह मिस्टर ओट्स ने लॉर्ड कैंटरविल से कहा, जनाब, सर साइमन ने जवाहरात का एक संदूकचा वर्जीनिया को दिया था, उसे आप कबूल फरमा लें क्योंकि ये जवाहरात आपके ही हैं। लॉर्ड कैंटरविल ने जवाब दिया, मेरे अजीज़, आपकी बेटी वर्जीनिया ने सर साइमन के साथ बड़ी हमदर्दी की है। मेरा पूरा ख़ानदान इस नेकी के लिए उसका शुक्रगुजार है। ये जवाहरात इसी के हैं। अगर मैंने ये इससे ले लिए तो ये बड़े मियाँ फिर से कब्र से बाहर निकल आएंगे, लिहाजा इस ख्याल को दिल से निकाल दीजिए। अब ये महल और इसके अंदर की तमाम चीज़ें आप ही की हैं। मिस्टर ओट्स को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि लॉर्ड कैंटरविल ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने एक बार फिर कहा कि आप अपने फैसले पर नजर सानी फरमाएं, लेकिन वो लॉर्ड कैंटरविल की नहीं को हाँ में ना बदलवा सके और कुछ दिन बाद वर्जीनिया की शादी सीसल से हुई तो उन्होंने ये सारे जवाहरात वर्जीनिया को दे दिए। वर्जीनिया ऐन शादी के दिन भी अपने मोहसिन लॉर्ड सर साइमन को ना भूली। वो और सीसल दोपहर के वक्त सर साइमन की कब्र पर पहुंचे। वापसी में सीसल ने वर्जीनिया से पूछा, वर्जीनिया, एक बात ऐसी है जो तुमने मुझे नहीं बताई, हालांकि बताना चाहिए थी। वो क्या? तुमने ये नहीं बताया कि जब तुम भूत के साथ कमरे में बिल्कुल तन्हा थी तो क्या हुआ था? ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। मैं जानता हूँ तुमने किसी को नहीं बताई, लेकिन मुझे बताने में क्या हर्ज है? मुझसे मत पूछो सीसल, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। आह, बेचारा साइमन, उसने मुझे जिंदगी और मौत की हकीकत आंखों से दिखा दी और ये भी समझा दिया था कि मोहब्बत और नेकी इन दोनों से ज़्यादा ताकतवर होती है।